हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के कुछ टॉपिक्स और बच गए हैं। कोशिश करूँगी इनको 4-5 वीडियोस में कंक्लूड करने की, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़, जिसमें मैं सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसका कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपका 2 मार्क्स का इक्वेशन सेक्शन ए में बन सकता है। लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन, उससे आपका इक्वेशन 10 मार्क्स का बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वो समझ में तभी आएगा जब आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। हमने इससे पहले पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। बहुत सारी मेथड सीखी थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम इंटीग्रेशन को बाउंड कर देते हैं एक्स की कुछ वैल्यूज़ के बीच में। तो अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट कर रहे हो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में। अभी आपको मैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे इसे। तो अगर f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल F(x) आता है, तो सिंपल जो भी इसका इंटीग्रेशन आता है वो f(x) है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है वो होता है, इसकी लिमिट्स लिखनी होती है a to b, और इन लिमिट्स को किस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक बार पहले x के वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट f b आ जाएगा, माइनस फिर x की जगह रख देते हैं लोअर लिमिट f a आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा f b माइनस f a। लोअर लिमिट a की वैल्यू हमेशा कम होती है, अपर लिमिट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो इंटीग्रेशन a to b f(x) dx की जो वैल्यू आती है वो आती है f b माइनस f a। यहाँ पर को प्लस सी नहीं आता है, क्योंकि अब यहाँ पर को x की लिमिट्स हमें मालूम है कहाँ से कहाँ तक ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये डेफिनेट हो गया है और यहाँ पर को प्लस सी नहीं आता है। तो अब आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर। तो देखिए, मैंने आपको इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया इंक्लूडेड। जो भी एरिया उस कर्व के अंडर आ रहा होता है उसको इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द गिवन लिमिट्स। जो भी आपको लिमिट्स दी हुई हैं, जैसे x इक्वल टू a, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू a है और यहाँ से यहाँ तक b है, तो पॉइंट a और x इक्वल टू b, इन दोनों के बीच में जो कर्व के अंडर एरिया आ रहा है, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें मालूम नहीं होता था कि ये एरिया कहाँ से कहाँ तक का हमें लेना है, तो वहाँ हम एक प्लस सी वहाँ पर को यूज़ करते थे। यहाँ पर जो है हमें मालूम है कि किन दो पॉइंट्स के बीच का एरिया है, तो ये जो शेडेड एरिया होगा वो इस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3x² dx। देखिए, ये बहुत आसान है जो आज हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आप इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में आपको लिमिट्स पुट कर देनी है। तो सिंपल x² का इंटीग्रेशन हम x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता था x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वैसे यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1। अब एक्स्ट्रा काम है जो हमारा वो ये है कि हमें लिमिट्स भी यहाँ पर रखनी है 2 to 3। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 2+1 हो गया 3 अपॉन 2+1 हो गया 3, और लिमिट्स हैं 2 to 3। तो आप क्या कर दीजिएगा कि ये जो कांस्टेंट है इसको हमेशा लिमिट रखने से पहले बाहर कर दीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये 1/3 जो था इसको मैंने बाहर कर दिया x³ और लिमिट्स आ गई 2 to 3। लिमिट कैसे पढ़ते हैं? 2 to 3, 2 से 3, तो ये आया 1/3। अब पहले हम x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, 3 आ जाएगा 3 का क्यूब, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 2
का क्यूब। तो अपर लिमिट रखा माइनस फिर लोअर लिमिट रखा तो ये हमारा आ गया। तो ये आ गया हमारा 1/3, 3 की पावर 3 27 माइनस 2 की पावर 3 हो गया 8। तो ये आ गया हमारा 19/3। I इक्वल टू 19/3 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1/2x + 3 dx। तो सबसे पहले हमें 1/2x + 3 का सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? हम जानते हैं केवल 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता, लेकिन अभी x के साथ में 2 है या 2x + 3 है अभी हमारा फंक्शन, तो हम इसे t समझ सकते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो ये हमारा आएगा log 2x + 3। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी x की जगह पर x का कोई लीनियर फंक्शन होता है x की पावर 1 वाला, तो अब सिंपल इंटीग्रेशन किया जा सकता है, लेकिन अपॉन में x का कोफिशिएंट आ जाता है, तो अपॉन आ गया 2 और फिर हम इसकी लिमिट्स रख देंगे 0 to 1। तब ये हमारा हो जाएगा, मैंने कहा कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिए जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में है। तो 1/2 log 2x + 3 लिमिट्स हैं 0 to 1। तब ये हमारा हो गया 1/2 log, पहले आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3, फिर माइनस log x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3। ये ब्रैकेट 1/2 बाहर से है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 1/2 ये हो जाएगा log 2 + 3 आएगा 5 माइनस log, यहाँ 2 × 0 0 हो गया log 3। तब हम यहाँ पर 1/2 log m - log n, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log m - log n होता है log m/n। तो I इक्वल्स टू 1/2 log 5/3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan² dx। तो कैसे करते थे इसका इंटीग्रेशन? आ जाना चाहिए आपको ध्यान में कि कैसे किया जाता था। 0 to π/4 tan² का इंटीग्रेशन, हमें tan² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं आता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम tan² को लिख सकते हैं sec² - 1। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज किया dx। तो अब यहां पर अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x - 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स हो गई हैं 0 to π/4। तो अब ये लिमिट्स दोनों के साथ अलग अलग की जा सकती हैं। तो ये हमारा आएगा tan x, इसके साथ लिमिट कर देंगे 0 to π/4 माइनस x 0 to π/4। लिमिट को आप प्लस और माइनस में अलग अलग कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसे पुट करेंगे। तो ये आएगा tan x की जगह पहले π/4 रखेंगे, माइनस फिर x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0, माइनस ऐसे ही x की जगह पहले π/4 रखेंगे, माइनस फिर x की जगह रखेंगे 0। FB - FA होता है। तो tan π/4 1 माइनस tan 0 0, माइनस ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आएगा 1 - π/4। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस लास्ट में आपको लिमिट्स पुट कर देनी है। लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे जब आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छी तरह सीखा है, क्योंकि पहले तो इंटीग्रेशन ही नहीं करना है, आपको नहीं पता है कि sec² के इंटीग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, या फिर 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है। अगर वो नहीं आता तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत होनी है। तो पहले इंटीग्रेशन अच्छी तरह सीखना जरूरी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियोस पे जाइए, और मैंने आपको बताया है कि 1 by 1 सारे वीडियोस करिए, एक भी स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में आने में प्रॉब्लम होगी। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए तब आगे बढ़ना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। तो सोचिए क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में हम। देखिए जो साइन इनवर्स x है, अगर हम इसे t ले लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 - x²। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन जो सबसे फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम मानेंगे लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन, जब भी टी मानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स और यहाँ पर डी टी। अब यहाँ पर एक काम और हमारा बढ़ जाएगा, जब हमने एक्स का सब्सटीट्यूशन किया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो लिमिट्स गिवन है ये एक्स की लिमिट्स गिवन है। अब हम इस इंटीग्रल को टी में चेंज करने वाले हैं, तो जो लिमिट आएंगी वो भी टी की आनी चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर को हमें एक्स की वैल्यूज़ रख देनी है इसमें, तो हमें टी मिल जाएगा। तो पहले एक्स की वैल्यू क्या है, 0। अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0। उसके बाद x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो कई बार स्टूडेंट्स ये लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप सब्सटीट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी बदल जाएंगी और वो आपको वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। तो अब हमारा ये आ गया है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन इनवर्स x की जगह पर हमने ले लिया t, और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया dt। अब जो लिमिट आएंगी t की आ जाएंगी 0 से π/2। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, लिमिट्स हो गई 0 to π/2। तो 1/2 आप बाहर ले लेंगे, t² 0 to π/2, या फिर ये हो जाएगा 1/2, t की जगह पर पहले π/2 रखेंगे तो π/2² माइनस t की जगह पर 0 रखेंगे तो 0²। तो ये आएगा आपका 1/2 π²/4 माइनस 0, यानी कि π²/8। तो ये इसका आंसर है i इक्वल टू π²/8। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन हम इस टॉपिक का यहाँ पर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 √1 + sin 2x dx। तो क्या करना चाहिए भाई, इसमें पहले भी किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर को जो 1 है, मैंने बताया था जब भी कॉस्ट आया, आप cos 2x के साथ में 1 आए तो आपको cos का ऐसा हाफ एंगल फार्मूला लगाना है कि 1 हट जाए। साइन के साथ में आए तो आप इसे cos में भी चेंज कर सकते हैं पहले चाहें तो, या फिर क्या एक और ट्रिक यहाँ पर काम करती है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 √ इस 1 को मैं लिख देती हूँ sin² x + cos² x होता है ना, sin² x + cos² x इक्वल टू 1 होता है, प्लस sin 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्या होता है 2 sin x cos x dx। बस हमारा काम बन गया है। इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये बन गया आपका a² + b² + 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा sin x + cos x होल स्क्वायर dx। अब अंडर है तो स्क्वायर हट जाएगा, 0 to π/4, ये आपका आ जाएगा sin x + cos x dx। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x + cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और लिमिट्स हम लिख देंगे 0 to π/4। तो अब लिमिट अलग कर सकते हैं, माइनस बाहर से ले लेती हूँ, cos की लिमिट हो गई 0 to π/4 प्लस sin x की लिमिट हो गई 0 to π/4। तो अब इसमें पहले आप रखेंगे cos π/4 माइनस cos x की जगह पर 0 प्लस sin x की जगह पर π/4, फिर माइनस sin x की जगह पर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहीं पर कर देती हूँ मैं इसे, इक्वल टू माइनस, अब cos π/4 कितना होता है 1/√2, cos 0 कितना होता है 1 होता है, प्लस sin π/4 होता है 1/√2 और sin 0 होता है 0। तो ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -1/√2 माइनस माइनस +1 प्लस 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो आपका आंसर आ गया i इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री को
कभी भी भूल नहीं सकते हैं आप। जब तक मैथ्स पढ़ेंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ होगी, अलजेब्रा हमेशा यूज़ होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम कितनी बार यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ें तो वो इंटीग्रेशन में यूज़ होगा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपने सीख ली हैं उन्हें भूलना नहीं है। वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, लेकिन वो आपके जो सिलेबस का कोई भी टॉपिक है उसमें वो यूज़ होंगी। तो अगर आपको वो नहीं आता है तो यहाँ बहुत दिक्कत होगी। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले नहीं आते तो वो कैसे करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की एक सीट बना लीजिए, उसको अपने बेड के पास चिपका लीजिए ताकि आपको लर्न हो जाए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की शीट बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सारे फार्मूले एक साथ लिखते हो। तो अगर आप फार्मूले लर्न कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप आधी जंग जीत लेते हैं, उसके बाद का काम आसान होता है। तो फार्मूले लर्न करने हैं, फिर मेथड समझनी है, कॉन्सेप्ट समझनी है, फिर हमेशा रोज कहती हूँ सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो आते हैं अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे। स्टूडेंट्स, ये आज के लिए आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करिए। कोई डाउट्स हों तो क्लियर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।